Today's topic of discussion is antibodies and type of immunity. तो एंटीबॉडीज क्या है? लास्ट टाइम हमने इनकी प्रोडक्शन को डिस्कस किया था कि किस तरह से हमारे लिम्फोसाइट्स जो हैं बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स जो हैं एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज हम इन एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो हम पिछला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि एंटीबॉडीज जो हैं वो बी लिम्फोसाइट्स से प्रोड्यूस हो रही हैं और हमारे ब्लड के अंदर सीक्रीट हो रही हैं। ब्लड के अंदर जब ये सीक्रीट होती हैं तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती हैं ब्लड के साथ, और जहाँ जहाँ इनको पैथोजेंस मिलते हैं जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज क्रिएट हुई होती हैं, उन पैथोजेंस को ये क्या करती हैं, कॉम्बैट करती हैं, फाइट करती हैं और उनको बॉडी से एलिमिनेट करती हैं। तो एंटीबॉडीज की डेफिनेशन क्या है? दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स, और ये प्रोड्यूस होती हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, और एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी, यानी वही एंटीबॉडी जो है उस एंटीजन को टैकल कर सकती है, कॉम्बैट कर सकती है। और ये एंटीजन कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस और एनीथिंग एल्स। तो हम इसका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमें वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है एंटीबॉडी का। अब इसमें हमें दो चेन्स नजर आ रही हैं। ये टू लाइट चेन्स हैं और टू हैवी चेन्स हैं। लाइट चेन्स जो हैं वो भी देखें एक जैसी हैं और हैवी चेन्स भी एक जैसी हैं। तो टू आइडेंटिकल लाइट चेन्स हैं हमारे पास एंड टू आइडेंटिकल हैवी चेन्स हैं, और ये चेन्स आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस की मदद से कनेक्टेड हैं, यानी लिंक्ड हैं। तो हैवी चेन्स क्यों हैवी है? क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं उनसे मिलके बनी हैं। इसके अंदर लाइट चेन्स के अंदर टू डोमेन्स हैं, जबकि हैवी चेन के अंदर 4 to 5 डोमेन्स हो सकती हैं। फिर हमारे पास है वेरिएबल अमाइनो एसिड सीक्वेंस, जिसे हम वी से शो करते हैं, और कांस्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस। अब ये जो वेरिएबल रीजन है इसे हमने पर्पल से इंडिकेट किया है। तो ये लाइट चेन में भी मौजूद हैं और हैवी चेन्स में भी मौजूद हैं। तो ये वेरिएबल रीजन्स का क्या मतलब है? तो ये वेरिएबल रीजन्स जो हैं हर एंटीबॉडी में डिफरेंट हो सकते हैं, बेशक वो सेम क्लास की एंटीबॉडीज क्यों ना हो, ये वेरिएबल जो रीजन है सब में डिफरेंट होगा। इसकी डिफरेंस की वजह क्या है? क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एंटीबॉडीज का एक स्पेसिफिक रोल नजर आता है ड्यू टू दिस स्पेसिफिक बाइंडिंग रीजन। ये उस स्पेसिफिक एंटीजन से ही बाइंड करेगा जाके। अगर ये एक बैक्टीरिया के लिए है तो यहाँ पे बैक्टीरिया ही बाइंड करेगा। अगर ये वायरस के लिए रीजन है तो ये वायरस के साथ ही बाइंड करेगा, ये किसी और के साथ, किसी और एंटीजन के साथ बाइंड नहीं करेगा। ये उसी एंटीजन के अगेंस्ट जाके बाइंड करेगा जिसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी क्रिएट हुई है। फिर इसका कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट अमाइनो एसिड रीजन, जो हमने ब्लू से शो किया है। तो ये कांस्टेंट रीजन क्या है? इसमें मतलब तमाम एंटीबॉडीज, एक ही क्लास की जो एंटीबॉडीज होंगी उनमें ये रीजन सेम होगा, सेम अमाइनो एसिड सीक्वेंस होगा, इसलिए हम इसे कहते हैं कांस्टेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस, यानी ये कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है एक क्लास की अमाइनो एसिड्स में। फिर हमारे पास है एफसी फ्रेगमेंट, यानी इस एंटीबॉडी की जो टेल है उसे हम कहते हैं एफसी फ्रेगमेंट। एफसी फ्रेगमेंट क्या है? इसे हम फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन भी कहते हैं। ये टेल रीजन जो है किसी भी इम्यून सेल के साथ जाके बाइंड हो जाता है। अब जिन इम्यून सेल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स होंगे, एफसी रिसेप्टर्स, वहां पे जाके ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी। तो ये निचले पोर्शन का क्या रोल है, टेल का क्या रोल है? इट्स रोल इज इन अटैचमेंट विथ सेल सरफेस रिसेप्टर्स। और ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स जो हैं वो इम्यून सेल्स लाइक बी सेल्स में भी मौजूद हो सकते हैं, किसी मैक्रोफेजेस में भी मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट है फैब फ्रेगमेंट। फैब फ्रेगमेंट, ये अपर पोर्शन जो है इसका फोक्ड रीजन जो है उसको हम बोलते हैं फैब फ्रेगमेंट। इसका मतलब क्या है?
एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ फ्रेगमेंट, यानी ये ऐसा रीजन है जहाँ पे एंटीजन आके एंटीबॉडी से बाइंड करेगी। तो ये एंटीबॉडीज जो हैं, अब इनका रोल क्या है? जब ये एंटीजन के साथ बाइंड करेगा तो उसको क्या करेगा, एंटीजन को किल करेगा, उससे फाइट करेगा। अब जब ये एंटीबॉडीज बहुत सारी प्रोड्यूस हो जाती हैं हमारे ब्लड में किसी एंटीजन के अगेंस्ट, तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कुछ मेमोरी सेल्स भी बनते हैं जिनकी जो लाइफ टाइम हमारी बॉडी में रहते हैं, और जैसे ही री इन्फेक्शन होता है बॉडी में, ये उसको स्टॉप करते हैं। इससे आपने देखा होगा कि अक्सर चाइल्डहुड में जो है हम लोगों को जब कोई इन्फेक्शन होता है तो अक्सर हम उससे इम्यून हो जाते हैं फॉर लाइफ टाइम। तो ये एक तरह से हमारी बॉडी में इन एंटीबॉडीज की वजह से इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, यानी स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन पैदा हो जाती है उस स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट, जो कि हमारी इम्यूनाइजेशन की वजह से और प्रीवियस इन्फेक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई है। अब हमारे पास इम्यूनिटी की टू टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी को डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इट डिवेलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। अगर हमें कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी एंटीबॉडीज हमारे अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं और कुछ हमारी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर लाइफ टाइम रहती हैं, तो एक तरह से हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है कि आइंदा इस इन्फेक्शन से उसको, बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी सफरिंग नहीं होगी। और इसके अलावा जो है, अगर हमें कभी इन्फेक्शन नहीं भी हुआ और हम चाहते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो भी ना, तो हम अपनी बॉडी को वैक्सीनेट कर लेते हैं आर्टिफिशली, यानी हम कोई ना कोई उस एंटीजन का प्रोटीन पोर्शन या मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, और जब हमारा इम्यून सिस्टम उसको उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बना देता है, और हमें कोई भी फर्दर लाइफ टाइम के लिए उस इन्फेक्शन के खतरे से जो है बचा लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों की अक्सर वैक्सीनेशन की जाती है हेपेटाइटिस वगैरह जैसे वायरसेस के अगेंस्ट, जो कि इतने डेंजरस हैं कि अगर वो हमें इन्फेक्ट करें तो उनसे बचना जो है मुश्किल है। तो हम लोग पहले ही आर्टिफिशियली अपने आप को क्या कर लेते हैं, वैक्सीनेट कर लेते हैं ताकि वो डिजीज हमें ना हो। तो इसका फायदा क्या है एक्टिव इम्यूनिटी का? ये लॉन्ग लिव्ड है, लॉन्ग लास्टिंग है, और अगर हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन किसी तरह एंटर हो जाता है तो क्या करती हैं, ये रीएक्टिवेट हो जाती हैं एंटीबॉडीज, और उसको क्या करती हैं, क्विकली कॉम्बैट करती हैं उस इन्फेक्शन को, और उसको वहीं पे ही स्टॉप कर देती हैं और हमें बीमार होने से बचा लेती हैं। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। अब यहाँ पे एंटीजन जो है वो बॉडी में इंजेक्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वेट करें एंटीजन को इंजेक्ट करें, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारे अंदर बने, क्योंकि इट टेक्स टाइम। तो हम डायरेक्टली ही एंटीबॉडीज बाहर किसी और सोर्स से जो है अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अक्सर पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उस एंटीजन को लें और उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाएं, और इन्फेक्शन सीवियर होता है तो हम किसी और पेशेंट से जो कि ठीक हो चुका होता है और उसके ब्लड के अंदर जो है एंटीबॉडीज होती हैं, उससे वो एंटीबॉडीज लेके उस पेशेंट में इंजेक्ट कर देते हैं, या फिर हम लैब में आर्टिफिशियली बनाई गई जो है एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देते हैं। कभी कभी ये नेचुरली भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल किड्स के अंदर उनकी मदर से आ जाती हैं थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर आफ्टर बर्थ थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है उसका क्या हमें यहाँ पे फायदा नजर आ रहा है कि इसका इफेक्ट जो है वो इमीडिएट है, फौरन हमें असर नजर आता है, हमें इसमें इतना वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका नुकसान ये है कि इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये यूज हो जाती हैं इवेंचुअली और खत्म हो जाती हैं, एंड अप हो जाती हैं, और दोबारा लाइफ में दोबारा से इसके इन्फेक्शन का खतरा फिर से हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।